नमस्कार, शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। 24 का चुनावी बाजार सजने लगा है। ऐसे में मोहब्बत की दुकान की री-लॉन्चिंग डेट भी आ गई है। नेता वही, यात्रा का पैटर्न नया होगा, बस ब्रांडिंग नहीं की गई है। कांग्रेस ने आज राहुल गांधी की दूसरी भारत यात्रा का ऐलान कर दिया। पिछली बार भारत जोड़ो नाम से बीजेपी ने तंज कसा था और कहा था कि जुड़े हुए को फिर से कैसे जोड़ेंगे आप। इसीलिए इस बार ब्रांडिंग बदलकर भारत न्याय यात्रा का नाम दिया गया है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू होकर 14 राज्यों के 85 जिलों को कवर करेगी। 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी ये यात्रा। पिछली बार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा उन्होंने की थी। पिछली बार राहुल ने दक्षिण से उत्तर तक नापा था और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का पैगाम दिया था। इस बार पूरब से लेकर पश्चिम तक दौड़ेंगे राहुल गांधी और इस यात्रा को लेकर कांग्रेस का कहना है कि ये यात्रा लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए निकाली जा रही है। मणिपुर से यात्रा शुरू करने के पीछे कांग्रेस का यह भी मैसेज है कि मणिपुर मुद्दे को कांग्रेस जिंदा रखना चाहती है। यात्रा के दौरान सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी 24 को लेकर अपनी पूरी तैयारी की है, लेकिन सवाल यहां यह है कि क्या कांग्रेस की न्याय यात्रा से 2024 का रास्ता साफ होगा? क्या राहुल की मोहब्बत की दुकान की री-लॉन्चिंग हो रही है? क्या कांग्रेस का ये दांव साल 2024 में काम आ पाएगा? इन सभी सवालों पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तमाम पैनलिस्टों को हमने बुलाया, उनसे बातचीत करेंगे। सभी का स्वागत। लेकिन पहले छोटा सा रिपोर्ट, उसके बाद डिबेट में आगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने 3 मुद्दे उठाए थे। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने बातचीत की और राजनीतिक तानाशाही जो आज हमारे देश में हकीकत बन गई है उसके बारे में जनता को अवगत कराया। अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी अब लोकसभा चुनाव के लिए नई स्क्रिप्ट पर अब काम कर रही है। अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने विकसित भारत योजना की शुरुआत की। इस योजना के जरिए सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। गांव-गांव तक लोगों से जुड़कर पीएम मोदी लाभार्थियों से बातचीत भी कर रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से उत्साहित कांग्रेस अब दूसरी यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। इस बार की यात्रा मणिपुर से मुंबई तक की होगी। आपके काम की वजह से लोगों को मास्क भी उपलब्ध हुआ और मास्क का महत्व भी समझ में आया। साथ ही आप सभी महिलाएं अब साथ मिलकर के अनेक विध काम कर रही है। आप सभी की सामूहिक शक्ति और जैसे आपने कहा कि मातृशक्ति की ताकत है, ये आपको सफलता की नई ऊंचाई पर जरूर पहुंचाएंगी। आप ऐसे ही बेहतर काम करें और आगे बढ़े। और मेरा एक आग्रह और भी है, ये आपकी जितनी दीदी है ना, ये जो मोदी की गाड़ी है उस कार्यक्रम को सफल बनाए।
गांव गांव सूचना करे, ज्यादा से ज्यादा गांव के लोग आए वहां, तो उसमें क्या लाभ मिलता है उनको पता चलेगा। The great experience from the first Bharat Jodo Yatra. Certainly, this yatra is going to interact with the youth of this country, women of this country, or marginalized people, and different areas of the people. भदौरिया की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो कांग्रेस की ये न्याय जोड़ो यात्रा, ये क्या 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित हो गया। आज हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। महेश वर्मा, नेता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस पूरे डिबेट में होंगे। स्वागत आपका। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ होंगे स्टूडियो में मौजूद। बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ राकेश शेट्टी, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर होंगे, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका। निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले कांग्रेस के हमारे साथ जो प्रवक्ता हैं राकेश शेट्टी, उनका रुख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जैसे ही आज आप लोगों ने कहा कि हम लोग न्याय यात्रा निकालेंगे, जो कि अब पूर्वोत्तर से लेकर उत्तर के राज्यों तक के लिए होगा। शुरुआत आप नॉर्थ ईस्ट से लेकर एंड महाराष्ट्र में करेंगे। 6200 किलोमीटर का पूरा रास्ता है, जिसमें पैदल यात्रा और बस की यात्रा होगी। कैबिनेट मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि देश तोड़ने वाले, भारत तोड़ने वाले न्याय कब से दिलाने लग गए। जवाब दे दूं मैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये आपने ये भारत न्याय यात्रा है और इसका शुरुआत जनवरी में शुरू हो जाएगा। हाँ। और देखिए, न्याय की तो जरूरत है। आज हमने देखा लोकसभा के अंदर 143 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोला नहीं देना जा रहा है, और राहुल जी ने बहुत अच्छा किया कि इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने मणिपुर से की। हाँ। क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 7 महीने से किस तरह मणिपुर जल रहा था, और प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, इनमें इतना हिम्मत नहीं है कि मणिपुर के लोगों को साथ दे, वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करे। और वहां पे जो 2 महिला जिनका वीडियो पूरे देश ने देखा कि निर्वस्त्र करके पुलिस वैन से उतारा गया, उनका रेप किया गया, उनको जिंदा जलाया गया, और कुछ न्याय मिल नहीं रहा है लोगों को। इसलिए राहुल गांधी की जो यात्रा है ये मणिपुर से शुरू होगी और खत्म मुंबई में होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के जितने तबके के लोग हैं जो दबे हुए हैं, जिनकी आवाज सुनाई नहीं दे पा रही है, गूंगी बहरी सरकार कुछ बोल नहीं रही, ना इनके लिए काम कर रही है, उनका आवाज बनने का काम राहुल गांधी करेंगे। ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से महेश वर्मा जी जुड़े हुए। स्वागत आपका। नेता भारतीय जनता पार्टी के राकेश शेट्टी कह रहे कि भारत न्याय यात्रा हम निकालेंगे जनवरी महीने से। राहुल गांधी जो कि इस पूरे के पूरे पहले भारत जोड़ो यात्रा और अभी भारत न्याय यात्रा उसका चेहरा होंगे,
हरी झंडी मल्लिकार्जुन खड़गे दिखा चुके हैं आज पूरे प्रोग्राम का। आप लोग एक तरफ राम मंदिर जनवरी में होने वाला है 22 जनवरी को उद्घाटन, पूरे विश्व की निगाह होगी। दूसरे तरफ जनवरी से राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकालेंगे। क्या लग रहा है आपको कि क्या कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में, जैसा कि हमारे साथ प्रवक्ता महोदय हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं कि न्याय नहीं मिल रहा है देश में। मणिपुर से देख लीजिए आप, पूरे देश में मणिपुर की घटना एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वो दिलाने का काम राहुल गांधी करेंगे। ये पूरा वर्सेस हो गया है मामला। एक तरफ यात्रा निकाली जा रही है, दूसरी तरफ राम मंदिर का लोकार्पण है और सामने 2024 है। महेश जी, देखिए, राहुल गांधी जी की इस यात्रा के बारे में मैं ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि राहुल जी जो भी करते हैं उससे जो है भारतीय जो जनमानस है उसके पटल पे जो इनके इस तरह के जो आप ये कह लीजिए कि जो एक नाटक नौटंकी या ये यात्रा के नाम पर जो इनके हवाई फायर या चुनावी जुमले या घोषणा ये जितने भी करते हैं वो सब चीजें कहीं जनता के जनमानस पे उनको ये याद दिलाने का काम करते हैं और इससे हमारी राह काफी आसान हो जाती है। ये वो पार्टी है ही नहीं जो 2019 के अपनी घोषणा पत्र में न्याय योजना ला रही, 72,000 पर प्रति वर्ष जो है गरीब परिवार को देने की बात कर रही थी। उसने किसी भी अपनी राज्य में जहां इनकी सरकारें थी, आज भी है कर्नाटक और हिमाचल में, उससे पहले ही छत्तीसगढ़ में चला रहे थे, उससे पहले ये अभी झारखंड में भी इनकी सरकार चल रही है, अभी बिहार में भी सरकार चल रही है, अभी इंडी गठबंधन है जहां पे ये जो इनके हिमायती हैं, जो इनके कहीं साथ में खड़े हैं, जो इनके हमसफर बनने के लिए तैयार हैं, उनसे ये कहीं कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं कि आप 72,000 गरीब परिवारों को लेकिन आप एक चीज महेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, टोक रही हूँ बीच में आपको। जनवरी से यात्रा शुरू होगी, मार्च तक है, महाराष्ट्र तक, उन बेल्टों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खासकर मतलब अमूमन ज्यादा अगर हम राज्य देखें तो 14 राज्य हैं, उसमें से ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में राहुल गांधी के इस यात्रा से वोट पर बहुत असर पड़ेगा क्योंकि सामने 2024 है और राहुल गांधी की आपने देखा था पहले भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद फिर अभी न्याय दिलाओ भारत न्याय यात्रा जो है, इससे कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि 2024 है तो थोड़ा सा वोट पर इम्पैक्ट अगर होगा तो इधर उधर होगा? महेश वर्मा, देखिए प्रीति जी, इसके मैं जहां मतदाता की बात है या वोट बैंक की बात है, तो जो इनके अलायंस हैं, जिनके साथ इनका इंडिया गठबंधन में अलायंस है या जहां ये अलायंस के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में या जहां पे ये अलायंस में चुनाव लड़ चुके हैं, हाँ, उन मतदाताओं के ऊपर वो कहीं आज की डेट में वो घबराहट जो है या वो ये कह लीजिए अकुलाहट जो है, निश्चित रूप से उन अलायंस के जो एलाई पार्टीज हैं उनके साथ उनके खेमे में जरूर हो सकती है इसके वजह से, क्योंकि कांग्रेस को इससे कहीं बढ़त मिलती है। कांग्रेस का वोट और इनके अलायंस का वोट एक दूसरे के पूरक है। अगर कांग्रेस कहीं कमजोर होती है तो इनका अलायंस मजबूत होता है, अलायंस के जो इनके घटक दल है वो कहीं कमजोर होते हैं तो कांग्रेस मजबूत होती है। तो भारतीय जनता पार्टी उससे कहीं चिंतित नहीं है। चिंतित इस बात से है भारतीय जनता पार्टी, क्या आप देश में एक ऐसा माहौल और ऐसा वातावरण खड़ा करना चाहते हैं जो विध्वंसक है। आपको सुप्रीम कोर्ट पे कहीं यकीन नहीं है, जो मणिपुर मामले की निगरानी जिसके अधीन जो है मणिपुर मामला को जो है वो जांच चल रहा है, अब उसके ऊपर भी आप यकीन नहीं है। तो आप न्याय के मामले में आप जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि हम आर्थिक न्याय करें, तो आप आर्थिक न्याय क्या करेंगे, स्पष्ट करना चाहिए। आपने 72,000 आपका एक घोषणा पत्र में था, जिसके ऊपर आपने हार के बाद एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया कि न्याय योजना जो 72,000 प्रति वर्ष गरीब परिवार को दिया जाना था, हाँ, जल्दी से उसके बाद वो समाज ना दिए जाने की उसकी नहीं उसके बारे में अवेयरनेस नहीं आया, इसलिए हम चुनाव हार गए। और जब चुनाव हार गए तो
उस जीत को उस जीत को हम कैसे बदले ठीक है अपने सर, अब मुझे एक सेकंड दीजिए। 2024 में हाँ, उसके लिए न्याय यात्रा की ठीक है, इन्होंने ठीक है, परिकल्पना ठीक है। करी। सर, भुवन जो भास्कर हकीकत है वो सामने रख के बात प्रोफेसर करें भुवन ना, भास्कर कि जोशी क्या हमारे फिल्म की समाजवादी बात कर रहे पार्टी के हमारे साथ प्रवक्ता बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। यात्राएं पार्टियां निकाल रही हैं, कांग्रेस पार्टी और अभी आपकी पार्टी अलायंस में है, तो इसीलिए कि आप यात्राएं करते हैं, आप जनता के बीच जाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद फिर आप भारत न्याय यात्रा तो है, लेकिन क्या कारण है कि इन यात्राओं के बाद भी आप तमाम बड़े राज्यों में वोट इकट्ठा नहीं कर पाते? 5 राज्यों के चुनाव बहुत बड़ा उदाहरण है। प्रीति जी, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो यात्रा है हाँ, इस देश का एक स्वभाव है। हाँ, और जब जब परिवर्तन होता है इस देश में, वो यात्राओं से होता है। मैं शुरू करना चाहता हूँ देश की आज़ादी की यात्रा महात्मा गांधी ने लगी, दांडी यात्रा उन्होंने करी। निश्चित तौर पे हमें देश को अंग्रेजों के शासन से मुक्ति मिली। फिर विभिन्न नेताओं ने, विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, कांग्रेस के बैठे हैं, सभी पार्टियों के नेता बैठे हैं, सब नेताओं ने कहीं ना कहीं यात्रा करी। उत्तर प्रदेश में हमने अभी जो अपनी यात्रा करी वो देश बचाओ देश बनाओ यात्रा करी, पीडीए यात्रा करी। इस यात्रा को माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने करने का काम करा। निश्चित तौर पे आज न्याय यात्रा की बात चल रही है, मैं तो शुभकामना देना चाहता हूँ कांग्रेस को कि उनको न्याय यात्रा की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज देश में न्याय की बहुत आवश्यकता है। आज 140 करोड़ लोगों को तो न्याय मिल ही नहीं पा रहा। साथ साथ जो हमारी मातृशक्ति है, चाहे वो मणिपुर की हो हमारी बहन बेटियां, चाहे वो हमारी पहलवान बेटियां हों, चाहे वो हमारी कानपुर की बेटी हो, हाथरस की दलित बेटी हो, इन सबको न्याय नहीं मिल पा रहा। इसके साथ साथ हम क्या देख पा रहे हैं, आज न्याय की आवश्यकता सदन में भी नहीं मिल पा रहा। 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों को न्याय नहीं मिल पा रहा, उनके साथ अन्याय हो रहा है। और देश का जो आम वर्ग है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। नवयुवकों को इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। आप लोग वोट में क्या कन्वर्ट कर पाएंगे इस पूरी हाँ प्रीति जी, आपका बहुत गंभीर विषय था, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मैं इसका आंसर भी देना चाहता, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लियर और करना चाहता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले आपके विषय का आंसर देता हूँ। आपने हिमाचल के परिणाम को देखा, आपने कर्नाटक के चुनाव को परिणाम को देखा, आपने अभी मिजोरम और दूसरा अपना साउथ में आपने परिणाम देखा, घोषी में आपने परिणाम देखा। कहीं ना कहीं इन यात्राओं से जो बदलाव था उनको, चाहे वो हमारी उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की यात्राएं हो, चाहे आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्राएं हो, सफलता मिली। हाँ, ये कह सकती हैं आपके बात से, आप एक बहुत गंभीर पत्रकार हैं, मैं पूरे देश की, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ प्रीति जी कि उतना जो हमें आशा थी उस अनुरूप रिजल्ट नहीं आया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी से, 28-30 साल का मेरा पॉलिटिकल कैरियर है, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहूँगा, जो राज्यों में हमारी वापसी हो पाई, घोषी जैसी सीट अगर हम जीत पाए, तो वो केवल इन यात्राओं का असर था। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो पीडीए की यात्रा हमने करी, इसके अलावा हमने देश बचाओ देश बनाओ यात्रा करी। राजस्थान में भी आपने यात्रा की थी। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, मैंने कहा ना। नहीं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ सईद हफीज साहब भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्याय दिलाने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, कह रही है कि भारत न्याय यात्रा हम जनवरी महीने से निकालेंगे और मार्च तक इसे लेकर जाएंगे। महाराष्ट्र में इसका समापन होगा, मणिपुर से शुरुआत है। आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अलायंस में जो पार्टियां हैं उन्होंने भी अपने अपने राज्यों में क्या अल्पसंख्यकों के साथ न्याय किया है? आपने तो सवाल मेरे दिल का ही पूछ लिया। अगर आप सवाल कुछ और भी पूछते तो शायद मैं शुरू यहीं से करता। जयराम रमेश जी का बयान आपने सुनाया कि आर्थिक विषमताओं को हम पाटेंगे, न्याय करेंगे। तो मेरा तो सवाल बनता है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का अल्पसंख्यक, विशेषकर मुसलमान, भारत के सबसे निचले पायदान पर है। तो सवाल मोदी जी से हम पूछें या राहुल जी से पूछें, खरगे जी से पूछें कि सच्चर कमेटी बनाया आपने और उसकी रिपोर्ट भी आपकी सरकार में ही पेश हो गई। इससे पहले रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन, और कमीशन की जब बात आएगी तो कम से कम 20 ऐसे आयोगों का जिक्र करना पड़ेगा जो कांग्रेस के शासन काल में था और उसे ठंडे बस्ते में डाला गया, कहीं न्याय नहीं मिला। अब न्याय यात्रा के माध्यम से वो किसको जोड़ना चाहते हैं? क्या वाकई फिर बिखरे हुए, खिसके हुए अल्पसंख्यकों को गोलबंद करके
ध्रुवीकरण, और जयराम रमेश जी एक बात ध्रुवीकरण की भी कह रहे थे कि ध्रुवीकरण की राजनीति को मैंने रोकेंगे, लगाम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? जब आप बात करते हैं तो आपको शुरू से ये बात करनी थी रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, बेरोजगारी, ये मुद्दा आपका होना चाहिए। समाजवादी आपके पार्टी के भी नेता- प्रवक्ता बैठे हैं जो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि समाजवादियों के लिए, समाजवादी देश की परिकल्पना के अनुसार दलित, अल्पसंख्यक और तमाम पिछड़े लोगों के लिए ये पार्टी है। ये भी कह रहे हैं कि हम वोट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हम न्याय दिलाने आए 2024 में। देखिएगा, बताइए। जो जी सामाजिक न्याय, अमर जोशी जी हमारे मित्र हैं और अच्छे मित्र हैं। मैं पिछले चुनाव में भी मैंने समाजवादी पार्टी के लोगों से कई मुद्दे रखे थे, डिस्कस किया था। मैं लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, दिल्ली में भी किया था। इनको याद भी है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोशी जी भी थे। मैं आज मौजूद हैं तो एक सवाल इनसे भी हो कि यदि सबको न्याय मिल ही जाता तो मोदी जी के जिम्मे काम क्या बचता जो आज फिर मुसलमान रो रहे हैं। जब आप चीख चीख कर कह रहे थे कि मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, बाकी लोगों का नाम नहीं लेते हैं, पिछड़ों के बाद रुक जाते हैं। जब न्याय की बात करेंगे तो सबके न्याय की बात करेंगे। मैं तो इस मामले में बीएसपी के नारे को बेहतर समझता हूँ, जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। निरंजन पोद्दार हमारे साथ, निरंजन पोद्दार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हैं। क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी बहुत कोशिश कर रही है कि किसी तरह से सीटें बढ़ें? लोकसभा चुनाव सामने है, राज्यों के चुनावों के नतीजे हमने देखे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोगों के वोटों को कन्वर्ट नहीं कर पाती है। कैंपेन्स होते हैं लेकिन वोट कन्वर्ट नहीं होते उनके फेवर में। अभी भारत न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। जनवरी से लेकर मार्च तक ये वो महीना होगा, ये वो महीने होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, जब लोकसभा चुनाव के लिए जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो जमकर कैंपेन कर रही होगी। निरंजन पोद्दार जी देखिए प्रीति जी, आपको मैं एक चीज बताऊं, जिस तरीके से हमारे भारत की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो राजनीति के अंदर एक डिस्कोर्स है, और जिस तरीके से अभी पिछले 30-40 वर्षों के अंदर जो राजनीति का डिस्कोर्स बदला है, इसको आपको समझना पड़ेगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि एक समय हुआ करता था प्रीति जी कि जब कांग्रेस पार्टी को अगड़े भी वोट देते थे, पिछड़े भी वोट देते थे, बहुसंख्यक भी वोट देते थे, दलित भी वोट देते थे, अल्पसंख्यक भी वोट देते थे। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि कांग्रेस पार्टी एक समय में मध्यम मार्गी पार्टी मानी जाती थी, और उसके बाद में जिस तरीके से धीरे धीरे करके, मैं विशेषकर बात कर रहा हूं सन 1987-88 के बाद में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व आया, और उस नेतृत्व ने जिस तरीके से कुछ गलतियां करी, और जिसकी मैं नहीं कहता हूं ये बात तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे ए.के. एंटनी, उन्होंने 2014 के चुनाव परिणाम के बाद में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी, जिसके अंदर ये बात सामने आई। और जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी राजनीति के अंदर जो गलतियां करी, मेरे हिसाब से वो गलतियां आज भी उत्तरोत्तर जारी हैं, क्योंकि उनके अंदर अभी भी मेरा ये मानना है कि कांग्रेस अभी भी जो कारण जो मुख्य है उस कारण पे नहीं पहुंच रही है अभी भी। जो हमारे यहाँ चरक संहिता के अंदर कहा जाता है प्रीति जी, कारण ही निवारण है, कि जिस समय आप मूल कारण यानी कि जड़ में जब पहुंच जाएंगे तो आप निश्चित रूप से उस चीज का निवारण कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस अभी भी क्या कर रही है, अभी भी कांग्रेस ऊपर से डाल काट रही है, जड़ तक नहीं पहुंच पा रही। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज जो भारत की राजनीति का डिस्कोर्स ऐसा हो गया है कि आज की तारीख में वोट दो भागों में बट गए। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं प्रीति जी, और दो भागों में, एक एंटी बीजेपी वोट और एक प्रो बीजेपी वोट। और जिस तरीके से कांग्रेस प्रयास कर रही है कि वो जो प्रो बीजेपी वोट है उनको अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो नीतियां और इनके जो बयान और इनकी जो रणनीति है वो कदाचित पुराने ढर्रे पे चल रही है। और पुराना ढर्रा मैं आपको क्या बता रहा हूं, पुराना ढर्रा वही है कि एक व्यक्ति का विरोध करते करते जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरीके के बयानबाजी करते हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज जो कांग्रेस की, जिसको आप एसेट्स कह सकते हो, वही कांग्रेस की लायबिलिटी भी हो रही है। ये बात क्यों कह रहा हूं
कि अगर मान लीजिए दक्षिण की जो इनकी अलाइंस पार्टियां हैं, जहां मिलकर के ये सरकार चला रहे हैं, जहां मिलकर के ये गठबंधन कर रहे हैं, वहां की पार्टियां वहां के दक्षिण के हिसाब से, तमिल के अंदर जैसे द्रविड़ राजनीति चलती है, तो वहां पे जिस तरीके से सनातन को गाली दी जाती है, और वो इनके लिए अगर दक्षिण में इनके लिए एसेट्स है, तो उत्तर में आकर के यानी हिंदी बेल्ट में आकर के वो इनके लिए लाइबिलिटी बन जाती है। अगर कांग्रेस आज मान लीजिए उत्तर भारत में आकर के कहती है कि सावरकर तो गद्दार था, तो वहां जा महाराष्ट्र में जो इनकी अलाइंस पार्टी है, वहां जाकर के कांग्रेस ये बात नहीं कह सवाल है। सकती। राकेश शेट्टी जी के पास एक बार जाएंगे, अहम सवाल आपने किया है। राकेश साहब, निरंजन पोद्दार जी का कहना है कि ठीक है, यात्रा जो आपकी है ये बहुत अच्छा आइडिया है, और अगर कोई पार्टी ऐसा करती है तो ठीक है, लेकिन आपको इस यात्रा के कई सारे पहलुओं को भी नज़र में रखना होगा। जैसे उन्होंने कहा कि आप नॉर्थ ईस्ट से महाराष्ट्र तक तो निकाल रहे हैं, लेकिन आपको जैसे कि आपके अलायंस में तमाम वो लोग हैं दक्षिण के कई राज्य जहां से कई सारे बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के दूसरे अलायंस की पार्टियों के चेहरे निकल कर आए, जिन्होंने सनातन धर्म को गाली दिया, सनातन का अपमान किया, उत्तर के राज्यों को गौमूत्र कह दिया। तो आप बात करते हैं कि आप न्याय दिलाएंगे, लेकिन जहां बात आती है कि आप राज्यों के बारे में गौमूत्र कह देते हैं, वहां आपका स्टैंड क्लियर नहीं होता, तो वैसे राज्यों में आप यात्रा तो निकालेंगे लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। राकेश शेट्टी साहब, देखिए, जब वाकया लोकसभा के अंदर किया गया, वहां पे सोनिया जी मौजूद थी, और सोनिया जी ने ताबड़तोब उस सांसद से कहा कि आप माफी मांगे, और उन्होंने ताबड़तोब माफी मांगा। और एक्चुअल में अभी हो क्या रहा है कि आप देखिए, अभी महेश वर्मा जी ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है। आप देखिए, भारत एक दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है, और हमारा देश में जो लोकतंत्र का इलेक्शन होता है, ये इलेक्शन कमीशन करवाता है। इलेक्शन कमीशन का जो कमिश्नर है, उसको चुनने का जो पैनल है, उसमें पहले क्या होता था, प्रधानमंत्री होते थे, सीएलपी होते थे, लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारतीय जनता पार्टी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर भरोसा नहीं है। उन्होंने एक बिल लाया जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर को कर दिया। तो अभी महेश शर्मा जी कह रहे थे ना, तो यही न्याय मांगना है। आज इनके ऊपर, इनके पास मेजॉरिटी है, इसका मतलब आप इलेक्शन कमिश्नर को अपना कंट्रोल में रखना चाहते हैं, इसलिए आपने सीजीआई को हटाकर अपने ही पार्टी कलीग को अपने बना दिया। तो ये सब चीज अन्याय है, जिसके खिलाफ हम न्याय मांग रहे हैं। और दूसरी एक प्रीति जी 2 मिनट दीजिए। हाँ। और ऐसे तमाम इश्यूज है। अभी हम पूरे देश ने देखा कि साक्षी मलिक ने अपना रेसलिंग फेडरेशन से संन्यास ले लिया, राकेश सिंह को भी हटा दिया गया, ये भी आपको देखना पड़ेगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं हमारी मजबूरी है, आपके पास मैं आऊंगी राकेश शेट्टी साहब, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हमें रुकना पड़ेगा। उसके बाद फौरन वापस आते हैं इंडिया के सवाल में, और जानेंगे कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी की ये भारत न्याय यात्रा क्या मील का पत्थर पार्टी के लिए साबित होगी। फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस चलेंगे डिबेट में। जल्दी से राकेश शेट्टी साहब अपनी बात एकदम फौरन छोटे छोटे शब्दों में कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर आगे। देखिए, साक्षी मलिक का इंसिडेंट हम सबने देखा, वो छोटी बात नहीं है। आज रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो पूर्व चेयरमैन थे, उनके ऊपर इतना गंभीर पॉस्को का आरोप लगने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने पार्टी में रखा है, उनको रिजाइन करने को। लेकिन खेल मंत्रालय ने वहीं राकेश सिंह को फिलहाल निलंबन में रखा है। उनको कोई भी जो उनकी एक्टिविटी है उसको उनको निलंबित किया है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा ना। तो अपडेटेड आप जानकारी देंगे ना राकेश जी। तो मैं प्रीति जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आप महिला है, और अगर छोटी बच्चियों के ऊपर ऐसा, अगर कोई रेसलिंग फेडरेशन के कोच हो या उनके जो अध्यक्ष है, अगर उनके ऊपर पॉस्को का गंभीर आरोप लगा है, तो क्या माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को रेसलिंग करने के लिए भेजेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका जिम्मेदारी नहीं बनता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट किया जाए और उनको रेसलिंग फेडरेशन से बाहर का रास्ता दिखाया जाए? ट्रायल में मुकदमा कोर्ट में ट्रायल में है। वाह वाह, और बहुत अच्छा। पॉस्को, आप मुझे बताइए प्रीति जी, पॉस्को पे किसी को एफआईआर हुआ है
तो क्या उस पे खुलेआम घूमने का तो आजादी आप कोई लोग देता कम से है? कम कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग को सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के आगे झंडा लेके बैठ तो सकते हैं कि हम कोर्ट के तमाम ट्रायल को नहीं मानते, जल्दी से जल्दी इन्हें फांसी पर चढ़ा दीजिए, ये तो आप लोग कर सकते हैं। नहीं, हम लोगों ने इस पूरे मामले में साक्षी मलिक के पूरे मामले पर में हमारे चैनल न्यूज इंडिया ने और साथ ही मेरे इसी डिबेट शो में हमने कई सारे प्रोग्राम किए हैं। और अभी जब संजय सिंह को रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया था तब भी हमने सवाल उठाए थे और हमने रेसलिंग से तमाम बड़े लोगों को बुलाया था जिन्होंने कहा था कि पूरी जो प्रक्रिया है वो पारदर्शिता के साथ हुई है, लेकिन सरकार और खेल मंत्रालय जो भी फैसला लेगा उसे सिरहाने रखना होगा। उस पर निलंबन पर, उनकी एक्टिविटी के निलंबन पर जैसे ही पॉस्को पे आप कुछ नहीं कहोगे कि ये जितने वो अधिकार मेरा नहीं, वो कोर्ट का है, ठीक है। लेकिन तो आप कह रहे हैं सवाल नेता नहीं भारतीय पूछोगे, जनता आप पार्टी सवाल के नहीं हमारे पूछोगे। साथ राकेश, हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, वो कह रहे हैं कि मणिपुर से लेकर के साक्षी मलिक तक का जो मामला है उसमें आप देखिए सरकार गंभीर नहीं है और गंभीर स्टेप्स नहीं ले रही है। तो ये वो मामले हैं और कई मामले हैं जिसके लिए पार्टी भारत न्याय यात्रा निकाल रही है ताकि हम उन लोगों तक पहुंच सकें जिनको न्याय कम से कम देश में नहीं मिल रहा। जल्दी से पहला रिएक्शन महेश वर्मा जी। देखिए प्रीति जी, मैं तो कहूंगा कि जो दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ भारतवर्ष में हुआ और सिखों का नरसंहार हुआ था, और उसमें आज तक जो है अरे इस पे जवाब दीजिए, आप अपने किसी नेता को, अपने किसी सांसद को, इवन की जो लोगों ने लोगों को जिंदा जलाया उसको इन्होंने मंत्री सांसद सारे पदों पे इन्होंने उनको रखा, और बाद में जब उनको कहीं न्यायालय से जेल हुआ तब इन्होंने जाके उनको कहीं बाहर का रास्ता दिखाया। तो न्याय की बात जो है, न्याय की नैतिकता तो कांग्रेस के में दूर दूर तक नहीं है। अभी जैसे हमारे जो एक मित्र हैं मौलाना साहब, और जो इन्होंने बात कही गुलाम सरवर जी ने कि सच्चर कमेटी और कुंद्रा कमेटी और ये जितनी भी कमेटियां बनी, आज सच्चर कमेटी का क्या हश्र हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज है उस कमेटी को जिसको भारत सरकार के कैबिनेट ने अप्रूव नहीं किया। राकेश शेट्टी जवाब देना किसी तरह से संवैधानिक और नहीं रुक जाइए, पहले महेश वर्मा कंप्लीट कर ले उसके बाद जवाब। हाँ पहले कंप्लीट कर, हाँ बोलिए। जो एक असंवैधानिक काम था इस देश में वो किया गया मुसलमान के नाम पर, ये कैसे इस देश में चलेगा और इसका क्या मतलब है? तो सवाल यह है कि आप मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात करते हैं, कैसे आप दे सकते हैं? जहां आपने दिया वहां हाई कोर्ट ने स्टे किया। तो आपको कहीं खुद पे, आप पहले खुद तय करिए कि आपको इस देश में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाने वाले हैं राहुल गांधी, पहले ये तो तय करें उनको न्याय जो है मिलना कहां से, न्याय के नाम पर वो क्या, न्याय की क्या पुकार है, न्याय के किस यात्रा को वो लेके चल रहे हैं और न्याय के जरिए वो क्या देना चाह रहे हैं। ठीक है, जवाब जल्दी से राकेश शेट्टी, जल्दी से, उसके बाद फिर गुलाम सरवर साहब के पास जल्दी से। देखिए प्रीति जी, आपने सवाल पूछा महेश शर्मा जी से, मगर उन्होंने मेरे सवाल को छोड़िए, उन्होंने सच्चर कमेटी का एग्जाम्पल दिया है। गुलाम सरवर साहब भी सवाल आपसे पूछ रहे थे लेकिन मैंने निरंजन जी का जवाब आपसे लिया था। दोनों सवाल जवाब जल्दी से। आपने उनको सवाल पूछा, उन्होंने महेश वर्मा जी ने ब्रिजभूषण जी का नाम तक नहीं लिया। वो हमेशा कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की वी आर पार्टी विद द डिफरेंस। तो आप कांग्रेस की तरफ उंगली उठाने से पहले आप ये बताइए ना कि आपने ब्रिजभूषण जी के ऊपर क्या कार्रवाई की? इतने महिला खिलाड़ी सड़क पे आकर आंदोलन करने के बाद, अरे भैया प्रधानमंत्री, बात छोड़ो, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो आपने आपके कार्यकाल में जो कुकृत्य हुआ, कभी आपने उसके ऊपर सोचा? या वो राजस्थान में हुआ, या छत्तीसगढ़ में हुआ, या महाराष्ट्र में हुआ, या जहां भी हुआ, या आपने लाइन लगा के जो मुसलमानों को गोली से भून दिया था, याद है मेरठ में क्या है वो भागलपुर कांड याद दिलाए क्या आपको? मलियाना कांड क्या था जिसमें आज तक लोगों को न्याय नहीं मिला? तो न्याय की बात तो आप करो ही मत। अब रही बात की न्याय की नैतिकता की दुहाई देकर आप ये काम नहीं कर रहे हो। आप ब्रिजभूषण जी को आज न्याय यात्रा की बात कर रहे हो राकेश जी, आप न्याय यात्रा की बात कर रहे हो, तो न्याय यात्रा पे बात करो ना यार। न्याय आपकी क्या आर्थिक विषमता क्या है? आप पहले देश को राहुल गांधी समझाए कि इस देश की वो अर्थनीति उनको समझ में आती है नहीं आती है, वो देश के बारे में जानते भी नहीं है
कि 20% लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे बताकर वो देश तो आप को 9 साल से कहाँ क्या लेके कर रहे जाना हैं? 9 चाहते साल से हैं। आप क्या कर रहे हैं? पहले ये तय होना चाहिए ना कि आपके नेता को कुछ मालूम है या नहीं है। गुलाम आपका हाफिज नेता सरवर, कुछ जानकारी नहीं भी रुक जाइए। रखता है या गुलाम नहीं हाफिज रखता है सरवर, न्याय आपके यात्रा पे सवालों चलने का से पहले। जवाब राकेश शेट्टी, गुलाम सरवर साहब के सवालों का जवाब जरा दे दीजिए। गुलाम साहब हाथ भी उठा रहे हैं, जल्दी से गुलाम साहब। हाँ, मैं राकेश जी और महेश जी और पैनल में बैठे तमाम लोग चूंकि बुद्धिजीवी भी हैं, देखिए अभी महेश जी ने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों दिए, और ये बात बिल्कुल फैक्ट इन्होंने कहा। धर्म के नाम पर कर्नाटका में, तेलंगाना में, जहां जहां इन्होंने नाम रखा 4%, 3% मुस्लिम आरक्षण, ये नाम ही गैर कानूनी था। आर्टिकल 341, 342 और 340, 340, 41 और 42, ये जो आरक्षण की धाराएं हैं, इसमें धर्म तो है ही नहीं, इसमें तो सामाजिक स्तर पर है। कांग्रेस ने पहली बार 10 अगस्त 1950 को आर्टिकल 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया और वहां से धर्म की राजनीति शुरू हो गई। तो अब देखिए, आरक्षण और सुरक्षा ये दो प्रमुख मुद्दा आज भी है हमारा। एट्रोसिटी की बात होती है, मॉब लिंचिंग की बात होती है, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार हो, जहां जहां कांग्रेस और कांग्रेस समर्थक दल हैं, क्या वहां मॉब लिंचिंग के खिलाफ कोई सख्त कानून बना? क्या नहीं बना। तो हम तो न्याय मांग रहे हैं आपसे, आप न्याय दे कहां रहे हैं? हम रिजर्वेशन धर्म के नाम पर नहीं मांग रहे हैं, हम रिजर्वेशन जो ऑलरेडी संविधान में है, जैसे 340 में ओबीसी मुस्लिम भी है, एसटी जो 342 है उसमें भी मुस्लिम है। अभी जम्मू कश्मीर में मोदी जी ने फिर उनको लाया लाइन पर। तो 341 पर में आपने प्रतिबंध क्यों लगाया? क्यों मुसलमानों के हाथ में कटोरा थम्बाया? हम तो राहुल गांधी जी से पूछते हैं, हमारा समाज पूछ रहा है। जवाब ठीक है राकेश शेट्टी साहब, जल्दी से। कैसे लाया? ठीक है, उसके बाद फिर प्रोफेसर भुवन भास्कर हो रहा है अगेंस्ट एट्रोसिटी, हमारे लिए आपने कोई कानून बनाया क्या? ठीक है, आपने SC/ST के लिए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट बनाया 1989 में, राकेश लेकिन शेट्टी जी हमारे जवाब लिए दें। नहीं बनाया साहब आपने। ठीक है, अब जवाब सुन लीजिएगा। ये एक राकेश सवाल शेट्टी है, जवाब देंगे, उसके बाद भुवन भास्कर जी। जल्दी से राकेश जी। देखिए, 2014 से आज 2023 तक 9 साल तक नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री। आसिफ जी, आपको सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। सबसे पहली बात, हम तो आज अपोजिशन में हैं। अपोजिशन में भी हम लोग जो बैठे हैं, हमको तो ये लोग दिन दहाड़े सस्पेंड कर देते हैं क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, जब 2024 में इंडिया ग्रैंड अलायंस का जब भी सरकार बनेगी, हर जाति वर्ग के लोगों को न्याय देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। मैं फिर से आता हूं महेश वर्मा जी से। ब्रिजभूषण जी के नाम पे मैं इतनी बार बात कर रहा हूं, वो उसका जवाब नहीं दे रहे। जो बच्चियों के ऊपर अत्याचार हुआ, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको सस्पेंड करेगी क्या? इसका जवाब दीजिए मुझे। महेश जी, देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में जो बात आपने कही, वो जो है पूरी तरह से न्याय संगत तरीके से किसी भी कानूनी प्रक्रिया की कोई अवहेलना उस केस में नहीं हुई है। किसी को बचाने की कोई कोशिश नहीं की गई, और जो कुछ भी है कोर्ट के सामने है। और जब एक FIR दर्ज होता है श्रीमान, तो उसके ऊपर वो पूरी तरह से कोर्ट उसके लिए जवाबदेह होता है। और आपको कहीं कोर्ट कचहरी, विधि विधान और देश के कानून पर विश्वास है तो यकीन करिए कि अगर गलत किसी ने किया है तो उसको इंसाफ और न्याय जो है इस देश में मिलता है। ये आपके तरह शासन नहीं है जहां आपके माथे पे ऐसे ऐसे कलंक हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऐसे जजमेंट है, जो भारतीय संविधान की आपने जिस तरह से रौदा या राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हो, या देश में इमरजेंसी लगाने की बात हो, या देश में नरसंहार करने वालों की बात हो, या बलात्कारियों के साथ आपने नरमी बरतने की बात हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको दूर दूर तक दिखाई इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि हम ऐसी चीजों को न बढ़ावा देते हैं, न ऐसी चीजों पे हम। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी से, बोलिए सर, अब बहुत देर से कुछ कहना। देखिए, पहले तो हमारे जो
राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठे हैं मौलाना जी, हमारे मित्र भी हैं और उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। उस प्रेस का साक्षी मैं भी बना था, इनका बहुत अच्छा समर्थन हम लोगों को दिया था। इसके लिए मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से आपका आभार प्रकट करता हूँ और महेश जी का भी एक बात मैं आभार करता हूँ। आज बहुत दिनों बाद कोई प्रवक्ता मिला जिन्होंने हमारे गठबंधन का नाम सही लिया, वरना आज हमारी पार्टी पे भी दबाव है कि आपके गठबंधन को भी बहुत गलत तरीके से बोला जाए, क्योंकि कई कार्यकर्ताओं की भावनाएं, आपने हमारी भावनाएं आहत नहीं करी। इसलिए महेश भाई व्यक्तिगत मित्र भी हमारे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग हैं। मैं अब आ जाता हूं आज के विषय के ऊपर। मैं बोलना चाहता हूं आज के विषय में बोलना चाहता हूं कि जो न्याय यात्रा की क्यों आवश्यकता पड़ रही है। आप देखिए देश की स्थिति क्या है। जो लोग दूसरों को न्याय दिलाते थे उनको भी न्याय दिलाना पड़ रहा है, और एक तेजी, कानून का पालन करने में तेजी और एक कानून में के पालन में देरी, ये देश का बहुत बड़ा विषय है। प्रीति जी, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए देरी जल्दी किस बात की होती है, किस प्रकार राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म किया जाए, किस प्रकार जल्दी किस बात की होती है, किस प्रकार महुआ जी की सदस्यता को खत्म किया जाए। देरी कैसी होती है कि गालीबाज सांसद सदन में रहेगा, ऐसा सांसद सदन में रहेगा जो संसद पे हमला करने वाले थे उनको पास जारी करने वाला वो सदन के अंदर रहेगा। वहां पर देरी और एक में जल्दी, ये अगर किसी ने देश में सबसे ज़्यादा मचाया तो भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने मचाया है। अपने लोगों को बचाना और दूसरे लोगों को फंसाना, ये सरकार की एकमात्र उपलब्धि 10 साल में हम लोग देख पाते हैं। और निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। आज युवा पूछ रहे हैं 20 करोड़ नौकरी का हिसाब कहां पर है। महिलाएं पूछ रही है क्यों हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा करके आपने महिलाओं के साथ मणिपुर में क्या करा, दिल्ली में क्या करा, हाथरस में क्या करा, कानपुर में क्या करा। महिलाएं पूछने का बहुत हमने नारा सुना था प्रीति जी, देश के प्रधानमंत्री नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार, महंगाई की हालत देखिए, 400 का सिलेंडर 1200-1100 पहुंचाने का काम इस सरकार ने करा। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में लहूलुहान नहीं किया। प्रोफेसर साहब, अभी जैसे कि गुलाम सरवर साहब ने जब सवाल किया कि आपके टाइम पे सच्चर कमेटी उन्होंने याद दिलवाई, उनके टाइम पे क्या हुआ था, वैसे ही राकेश शेट्टी साहब कह रहे थे कि आप 2014 के बाद का कार्यकाल याद नहीं करते क्योंकि अभी हम सत्ता में नहीं हैं। लेकिन जब आप सत्ता पे सवाल उठाते हैं, क्योंकि आप खुद देश की सबसे पुरानी पार्टी, राजनीतिक पार्टी हैं, आप पे कोई सवाल क्यों ना खड़े करें कि भाई चलिए 9 सालों में आप तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की हितैषी पार्टी नहीं है, तो आप लोगों के रहते 2014 के पहले इनका हित क्यों नहीं हुआ था। इस सवाल पे आप लोग चुप लगा जाते हैं, आप लोग जवाब नहीं देते हैं प्रोफेसर साहब। उसके बाद फिर हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी। हाँ ठीक है, बोलिए हाफिज साहब बोलिए। दिल्ली नरसंहार पूछिए, इनको गूगल सर्च करके देखें। कोकराझार पूछिए इनकी सरकार थी कि नहीं थी। तो 1000 ऐसे दंगे हैं जो इनकी सरकार थी। और जो अभी हमारे पोद्दार जी ने एक बात कही ना, एंटनी कमेटी की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट भारत के अल्पसंख्यकों के मुंह पर तमाचा है। भैया ये क्या आप रिपोर्ट ये दे रहे हैं कि अल्पसंख्यक परस्ती के कारण आप हार गए। अरे भैया, आपने अल्पसंख्यकों का 10 साल में कुछ किया ही नहीं, तो अल्पसंख्यक परस्ती रिपोर्ट देकर और हमको जूता मार रहे हैं आप। एक तो आपने अल्पसंख्यकों का कोई काम भी नहीं किया और रिपोर्ट भी फर्जी पेश कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक परस्ती ने हमें हराया है। वाह, ये एंटनी साहब पार्टी। प्रोफेसर साहब, उसके बाद निरंजन पोद्दार जी, जल्दी से। देखिए प्रीति जी, आज हमें डॉक्टर लोहिया को याद कर पा रहा हूँ। लोहिया जी ने कहा था संसद आवारा हो जाती है जो सड़कें सूनी होती है। आज देश के नेता, चाहे राहुल गांधी जी हो, अखिलेश जी हो, चाहे अन्य पार्टियों के नेता हो, आज सड़क में हैं, क्योंकि सड़कें अगर लबालब रहेंगी जनता के संघर्ष के साथ, तो निश्चित तौर पे जो संसद आज आवारा हुई है वो संसद आवारा होने से बच जाती है। और आप निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जवाब देने की जो जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कह सकता हूं, क्योंकि हमारी नेशनल पार्टी तो नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, यहाँ पर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग एनडीए का सूर्यास्त करने का काम करेंगे। ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। जवाब नहीं दिया आपने, सामाजिक न्याय जिस पर मैं हाफिज साहब जवाब पूछ रहे थे। बिल्कुल। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमेशा से करती आई है, आप न्याय दिलाने की बात अचानक करेंगे, ये डाइजेस्ट होगा? देखिए, सामाजिक न्याय की तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग।
हमारा नेता ने बोला जो पीडीए पे हम लोग लड़ रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज, आदिवासी समाज, औरतें और हमारा अगड़ा समाज, इसकी लड़ाई को अगर कोई उत्तर प्रदेश में एकमात्र लड़ रहे हैं तो केवल हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव आपकी बातों से कितना तारुफ रखते हैं निरंजन पोद्दार जी? भुवन भास्कर जोशी जी जो कह रहे हैं उस पर सहमति है आपकी? देखिए प्रीति जी, मैं तो यही कहूंगा कि जिंदगी भर में यही भूल करता रहा, धूल माथे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो आज कदाचित मेरे हिसाब से अपोजिशन की वही स्थिति है। जिस तरीके से भुवन भास्कर जोशी जी कह रहे हैं कि मुझे एक बात बताइए कि प्रजातंत्र के अंदर क्या माना जाता है प्रीति जी? जो जनादेश आता है, प्रजा अपना जो जनमत देती है उसी चीज को ये माना जाता है कि प्रजा की नजर में ये चीज सही है या ये चीज गलत है। और जिस तरीके से आपने देखा अभी 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए, इन चुनाव परिणामों के अंदर मुझे एक बात बताइए, भुवन भास्कर जोशी जी ने जो मुद्दे रखे, क्या वो सारे के सारे मुद्दे विपक्ष वालों ने रखे नहीं थे? यही नैरेटिव लेकर के चुनाव में गए नहीं थे? और उसके बाद में भी अगर जनादेश ने इन मुद्दों को ठुकरा दिया तो मेरे हिसाब से इनको अब कोई नया मुद्दा या कोई नई बात इनको ढूंढनी चाहिए। अन्यथा मेरा ये मानना है कि जिसको कहते हैं ना, गीले पटाखे को बार बार जलाने से उसके अंदर विस्फोट नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात देखिए, एक चीज आपको मैं बताऊं, निश्चित रूप से जो गुलाम सरवर साहब ने कहा, इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के साथ क्या स्थिति है। वो एक फिल्म थी ना, क्या नाम था, नाना पाटेकर की फिल्म थी, मैं आपको बताऊं, जिसके अंदर वो यशवंत लोहार, तो जिसकी उसके अंदर नाना पाटेकर एक डायलॉग बोलते हैं, कहते हैं पुलिस वाला गुंडा समझता है और गुंडे जो है मुझे पुलिस वाला समझते हैं। आज कांग्रेस की स्थिति यही होगी कि बहुसंख्यक समाज जो है वो ये कहता है कि इन्होंने तुष्टीकरण की इंतहा कर दी, और जो अल्पसंख्यक समाज है वो ये कहता है कि हमारे लिए कुछ किया नहीं। क्योंकि केवल और केवल यहाँ पे बयानबाजी, ये चीज मैं निश्चित रूप से मान सकता हूं कि जिस तरीके से पिछले 75 वर्षों के अंदर जो कांग्रेस, जिसके अंदर कांग्रेस का लगभग 55-56 साल शासन रहा, उस शासन के दौरान जो हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक समुदाय है वो आज चाहे शैक्षणिक रूप से, चाहे स्वास्थ्य के रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, आज मेरे हिसाब से दलितों से भी बुरी स्थिति के अंदर अब वो गुजर रहा है। अगर वो कहीं सरवाइव कर रहा है तो वो केवल अपने हाथों की कलाकारी और अपने परिश्रम के दम पे सरवाइव कर रहा है। अन्यथा आप ये देखिए तो कहने का तात्पर्य ये है कि दिया जी, कांग्रेस सरकार ने कलाकारी को रौंदा है सर। भागलपुर में रेशमी चादर एशिया फेम बनता था, इन्होंने बर्बाद किया। मेरठ में कैसी बनाते थे मुसलमान, इन्होंने बर्बाद किया। अलीगढ़ में ताला बनाते थे, इन्होंने बर्बाद किया। फिरोजाबाद में चूड़ी बनाते थे। इसके साथ सरवर साहब आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों के अंदर, और आज भी आपको मैं बताऊं एक बात और प्रीति जी, देखिए मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, कोई संकोच नहीं कि जितने भी सनातन के विरोध में, जितने भी हिंदुत्व के विरोध में, जितने भी अपमान भरे जो शब्द आते हैं, वो आप ये मान के चलिए इन राजनीतिक दलों के द्वारा आते हैं। मेरे को कोई मुसलमान नेता इक्का दुक्का ही मिलता है जो किसी सनातन के अपमान के अंदर कोई शब्द कहते हो। तो कहने का तात्पर्य मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि ये भला क्या करना चाहते हैं, ये बस कौन सी पकड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी जो चुनाव हुए 5 राज्यों में, वहां पर आप लोगों ने जिस भारत न्याय यात्रा की आप बात कर रहे हैं, जिस न्याय की यात्रा, न्याय की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, मणिपुर की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, ये तमाम फैक्टर्स आप लेकर गए जमीन पर, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कह रहे हैं 24 के लिए भारत न्याय यात्रा, इससे इतर कुछ सोचना पड़ेगा, इससे कुछ नहीं होगा। जनता रिजेक्ट कर रही है कांग्रेस को। जल्दी से रिएक्शन राकेश जी। जनता करे या ना करे, आप लोग का प्रोपेगेंडा तो वही होता है कि 9 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो हिम्मत इतना नहीं है कि उनसे सवाल पूछा जाए, क्योंकि उनको पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाए तो कल से विज्ञापन बंद हो जाएगा। आपके पास जवाब है या नहीं है? बिल्कुल है ना, आपके पास सवाल ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, चलिए आपको जवाब देने के लिए आज मैं अपना नहीं, आज मैं टाइम नहीं खराब करूंगी। आज हमारे साथ गुलाम हफीज साहब जवाब देंगे, अल्पसंख्यक समुदाय के आते वो आपको जवाब देंगे। हफीज साहब जरा जवाब दीजिए। गुजरात के बारे में नहीं कह, हफीज साहब आपको जवाब देंगे। प्रीति जी, आपसे एक विनती है कि एक बार चैनल में बात करके 10 साल बनाम 10 साल, 10 साल सरदार मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार और 10 साल मोदी जी की सरकार में तमाम वर्गों के लिए वाकई डेटा के साथ, बगैर डेटा के नहीं, क्या क्या काम किया गया
और उसमें अल्पसंख्यकों के लिए दोनों सरकार ने क्या क्या किया, इस पर एक डिबेट हो जाए तो इनका भी पूरा 10 साल का काला चिट्ठा उतर जाएगा और मुसलमानों का बुखार भी उतर जाएगा, जो मुसलमान उल्टा कांग्रेस परस्ती में परेशान है। तो गुजरात में जो हुआ उसको आप समर्थन करोगे गुलाम साहब? भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में जो किया 2002 में, उसका समर्थन करोगे आप? आपने किया समर्थन ना साहब? 2004 से 2014 में आप क्या कर रहे थे? हम लोगों ने तो इंक्वायरी किया, आपने कर दिया कार्रवाई, आपने कार्रवाई कर दी, आपने कार्रवाई कर दी। को समर्थन करते हैं भारतीय जनता पार्टी। बताइए गोधरा में ट्रेन में आग किसने लगाई? भारतीय जनता पार्टी के पैकेट पे आके साबरमती एक्सप्रेस में आग किसने लगाई? नाम नहीं करते, नाम बताइए। नाम के जैसे आप गुलामी हो, आप मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते। नहीं, जो आपसे काउंटर सवाल करे आप उसे ये नहीं कह सकते कि कोई भारतीय जनता पार्टी के पैकेज पे आए, ये गलत है, ये गलत है। नहीं, आप सबको कह रहे हैं, नहीं आप सबको कह रहे हैं किसी में हिम्मत नहीं है, सबको कह रहे कोई जवाब नहीं दे सकता, आप कह रहे कोई पैसे पे आया है, ये आपको पैसा दे करके कांग्रेस पार्टी ने भेजा है, आप पे अगर कोई काउंटर कर दे यही तो आपको बुरा लग जाएगा, आपको बुरा लग जाएगा। आपको क्या कर रहे थे आप? 9 साल के रिपोर्ट लीजिए ना। हाफिज साहब आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं, उस पर तो आप टाल जा रहे, जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप। बिल्कुल 9 साल हम अपोजिशन में, आप हमसे सवाल पूछ। अच्छा सुन लीजिए ना हाफिज साहब क्या कह रहे हैं। हाफिज जी की आवाज बढ़ाइए, बोलिए हाफिज साहब। मुझे सपा बसपा क्यों अच्छी लगने लगी मैं बता रहा हूँ। सपा आरजेडी इन दोनों को जब यूपीए की सरकार में ये लोग उनके साथ थे, मगर सीबीआई इनके घर जाती थी। उन्हें 4 बजे स्टालिन गई सीबीआई, इनसे पूछिए स्टालिन आज महिमा मंडन ये करते हैं। और सीबीआई को तोता जो कहा गया था किसने कहा? आपने। मोदी जी को तो कह रहे हैं मुट्ठी में रख लिया, तोता किसने कहा था सीबीआई को? उस तोता को गुजरात क्यों नहीं भेजा आपने? मोदी जी पर क्यों नहीं कार्रवाई कर दी? स्टालिन पर तो कर दिया आपने सपा पर तो कर दिया आपने, तो लालू जी को बचाया नहीं, जेल जाना पड़ गया। 10 साल की सरकार में आप नहीं बचा पाए, जेल जाना पड़ा बुढ़ापा में उनको, लेकिन मोदी जी को आपने बचा लिया। असली गंगाधरी, असली शक्तिमान है कांग्रेस ही, असल सब कुछ है इस देश में। मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन, दलितों का दुश्मन, इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो कांग्रेस है, जिसने सारी गंगा जमनी तहजीब को तबाह बर्बाद कर दिया। आपसे जब सवाल किया जाएगा, अभी मैं कहीं और बैठा हूं इसलिए ज्यादा सवाल नहीं कर सकता हूं, वरना सवाल की बौछार लगा दूंगा और आपके कोई नेता जवाब दे ही नहीं सकते, उनके पास जवाब ही नहीं है। पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है उससे आप समर्थन? आपसे अच्छा है। चलिए जवाब मिल गया आपको, कह रहे हैं आपसे अच्छा है, जवाब मिल गया आपको। प्रीति जी आप महेश वर्मा जी भी जवाब देना चाहते हैं। राजस्थान में महेश वर्मा जी भी जवाब, राजस्थान में आप लोगों ने कहा महिलाएं सुरक्षित नहीं है, फिर भी आप लोगों को वोट क्यों नहीं मिला? आप छत्तीसगढ़ में गए, आप लोगों को छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया, राजस्थान की जनता ने नकार दिया। वोट तो जनता करती है, वोट तो मैं नहीं करती हूँ। आपसे सवाल अभी हफीज साहब ने पूछा, उसके जवाब आपके पास नहीं, आप ले दे के मेरे पीछे आ जा रहे हैं। मुझे कोस के कुछ नहीं होगा, 2024 में मैं वोट नहीं करूंगी, जनता आपको वोट करेगी। उनके लिए आपके पास आंसर क्या है? आप आंसर दीजिए उन्हें, मुझे देने की जरूरत नहीं है। तमाम मेहमान बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हमारे साथ आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी अपनी बातों को रखा आपने, और ऐसे में 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आप देख रहे हैं चुनावी मिजाज भी आगे बढ़ रहा है और टेम्पर सबका हाई है। बाहर ठंड है लेकिन राजनीति अभी गरमाई हुई है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज इंडिया 24/7 और देखना ना भूलें हमारा प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। समय बदल गया है शाम के 6 बजे।